तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये वो समय था जब अपोलो 11 लॉन्च हो रहा था और आखिरकार जब अपोलो 11 लॉन्च हुआ तो सही सलामत वो चंद्रमा पर लैंड हो गया और जिस मिशन से ये लोग चंद्रमा पर गए थे उस मिशन को पूरा कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक फोल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो इन लोगों की कमांडर है, रायन, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है और इस मिशन को पूरा करने के लिए आया है। और रायन के साथ उसका दोस्त मोर्गस भी एस्ट्रोनॉट बन करके इनके साथ आया था। ये 3 लोग चांद की मिशन पर आए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से इनके स्पेसशिप में कुछ समस्या आने लगती है क्योंकि एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज इनकी स्पेसशिप की तरफ आती है, जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। झटका लगने की वजह से मोर्गस अंतरिक्ष में दूर जाने लगता है और जो रायन था वो रस्सियों से बंधा हुआ था, इसलिए वो आ करके स्पेसशिप में दोबारा गिर जाता है। इसके बाद रायन बड़ी मुश्किलों से स्पेसशिप के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि फोल बेहोश हो चुकी है और रायन का खास दोस्त मोर्गस अंतरिक्ष में कहीं पर खो चुका है। झटका लगने की वजह से इनके स्पेसशिप का पोजीशन चेंज हो जाता है और वो गोल गोल घूमने लगता है, लेकिन रायन उसे ठीक करता है और वो गोल गोल घूमना बंद हो जाता है। अब वो एक अकेला बंदा था जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वो देखता है कि जो चीज ने इनके ऊपर हमला किया वो अब चंद्रमा की सतह पर गई है और वहाँ पर जाने के बाद वो चंद्रमा की सतह पर बड़ा सा होल बनाने की कोशिश कर रही थी। खैर बड़ी मुश्किलों से रायन लैंडर को बिना फ्यूल के दोबारा पृथ्वी पर लेकर के आता है, लेकिन उसका दोस्त मारा जा चुका था और फोल बेहोश हो चुकी थी। इसलिए रायन सबूत के तौर पर सब कुछ बताता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। वो इंटरव्यू में सबको बताता है कि वो बहुत ही अजीब चीज थी जो हमारे ऊपर आकर के हमला की। जैसे ही हमारे सारे बिजली के सप्लाई ऑफ हो जाते हैं तो वो चीज हमें छोड़ करके चंद्रमा की सतह पर चली गई थी। अब इस बात की गवाही देने के लिए रायन अकेला था। नासा के लोग इस बात को छुपाने के लिए रायन को गलत साबित करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक मीटियोर था जो तुम्हारे स्पेसशिप से आकर के टकराया था और तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे दोस्त की मौत हुई। अब रायन की इस बात को कोई भी नहीं सुनता है और उसकी इस बात को यहीं पर दबा दिया जाता है और उसे अब नासा से निकाल भी दिया जाता है। खैर अब यहाँ पर सीन कट होता है और ये घटना हुए अब लगभग 10 साल बीत चुके थे और यहाँ पर हमें कैफी नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जिसे एस्ट्रोनॉट बनना था, इसीलिए उसे अंतरिक्ष से बहुत लगाव था और उसने कई बार नासा के सर्वर को हैक भी किया था। नासा से पहले कैफी पता लगा लेता है कि चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि चंद्रमा का ऑर्बिट चेंज हो करके धीरे धीरे अब वो पृथ्वी के करीब आ रहा है। हालांकि वो इस बात को नासा के लोगों को बताना चाहता था, लेकिन उसकी कोई ये बात सुनता नहीं है। इसके बाद हमें फोल को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और बेटे के साथ घर पर रहती है, लेकिन वो अभी भी नासा में काम करती है। आधी रात को नासा के लोग उसे सेंटर में बुलाते हैं, इसलिए वो स्पेस सेंटर में जाती है ये देखने के लिए आखिर बात क्या है। वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो फोल को बताते हैं कि चंद्रमा का ऑर्बिट चेंज हो रहा है और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा की सतह पर एक बड़ा सा होल बन गया है और उसमें से धुआं जैसा कुछ बाहर आ रहा है। हालांकि नासा के लोगों ने इस बात का पता तो लगाया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अगर चंद्रमा खत्म तो पृथ्वी भी खत्म, ये बात कैफी जान चुका था। इसी बात को वो रायन को बताने के लिए उसके पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद रायन उसकी बात सुन लेगा और सब समझ जाएगा। इसके बाद वो रायन के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ रही है, लेकिन अब रायन को भी लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो कैफी को यहाँ से जबरन बाहर की तरफ निकाल देता है। घर आने के बाद रायन को पता चलता है कि उसके बेटे सनी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ तेज गाड़ी चला रहा था और उसके कार में कुछ अवैध पदार्थ मिला है और ये बात कोर्ट तक चले जाती है। और जब सुनवाई होती है तो रायन भी वहाँ पर जाता है अपने वकील को लेकर के, लेकिन सबूत और गवाह न होने की वजह से इस केस को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी कि अब सनी को कुछ दिनों के लिए फिर से जेल के अंदर रहना होगा। और रायन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो अपने बेटे को छुड़ाना चाहता था। इधर स्पेस सेंटर में इन लोगों को पता चलता है कि जैसे ही चंद्रमा हमारे करीब आएगी तो वो एक एक करके बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर जाएगी और मीटियोर बन करके हमारे पृथ्वी पर गिरेगी, हमारी पृथ्वी का विनाश कर देगी। अब स्पेस सेंटर के जो CEO थे वो कहते हैं कि ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, हम इसकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये लोग गलत साबित हो जाते हैं। ये बात पहले से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी और धीरे धीरे ये खबर पूरी दुनिया को पता चल जाता है। न्यूज रिपोर्टर भी इनके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, इसलिए स्पेस सेंटर के लोग बिना समय गवाए एक नया मिशन लॉन्च करते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोनॉट बन करके रॉकेट में बैठ करके दोबारा अंतरिक्ष में जाते हैं। अभी तक ऊपर की समस्या खत्म नहीं हुई थी और नीचे एक समस्या आ जाती है। ये खबर फैलने के बाद लोगों में भगदड़ मचने लगती है, लोग तोड़ फोड़ करने लगते हैं और इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाने लगते हैं। खैर अब कुछ समय के बाद एस्ट्रोनॉट
एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये लोग अपने लैंडर को लेकर के उस मेन होल के सेंटर पर जाते हैं। दरअसल ये लोग पता लगाने के लिए आए थे कि आखिर वो होल कितने नीचे तक है और ये भी पता करना चाहते थे कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। ये लोग अपने एक छोटे से यान को उस होल के नीचे भेजते हैं, लेकिन थोड़ी नीचे जाने के बाद वो चीज दोबारा ऊपर की तरफ आने लगती है और इसी के साथ वो अजीब से एलियन जैसी चीज भी बाहर आती है जिसे आज से 10 साल पहले देखा गया था। लेकिन रायन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं किया था और यही वो वजह है जिसकी वजह से पृथ्वी का विनाश होने वाला है। खैर अब वो चीज अंदर आ करके इन सभी एस्ट्रोनॉट के ऊपर हमला कर देती है और इन लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारती है। नासा के सभी लोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। अब इस हादसे के बाद समुद्र का सारा पानी जमीन की तरफ आने लगता है जिसकी वजह से बाढ़ आने लगती है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और घर गिरने लगते हैं। चंद्रमा के करीब आने की वजह से ये सब ऐसा हो रहा था। अब यह सब देख करके रायन दोबारा जा करके कैफी से मिलता है क्योंकि अब उसे कैफी के ऊपर विश्वास हो चुका था। इसके बाद कैफी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और बताता है कि किस तरीके से चंद्रमा हमारे पृथ्वी के करीब आ रही है और किस तरीके से कुछ ही हफ्तों में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है। खैर उसी समय समुद्र का जो पानी था वो इनके घर के पास आ चुका था, इसलिए इन लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ भाग करके जाना पड़ जाता है। खैर इधर स्पेस सेंटर में फोल कहती है कि यही वो चीज है जिसके बारे में रायन बात कर रहा था, लेकिन नासा के लोगों ने आखिर क्यों इस बात को छुपाया। अगर उन लोगों ने उसी समय इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। इस मुसीबत को देख करके अब सीईओ भी यहाँ से भाग करके अपने घर चला जाता है अपने परिवार वालों के पास, लेकिन फोल जा करके उस वीडियो क्लिप को दोबारा देखती है जब उस अजीब चीज ने 10 साल पहले इन लोगों के ऊपर हमला किया था। अब जैसे जैसे चंद्रमा अपनी पोजीशन बदल रही थी वैसे वैसे पृथ्वी पर तबाही भी आ रहा था। विश्व के रक्षकों से फोल बात करती है और कहती है कि हमारे पास प्लान है, हम इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उनका कहना था कि अगर हम प्लान के हिसाब से काम करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। दरअसल इनका मानना था कि ये लोग मिसाइल के जरिए चंद्रमा को पृथ्वी से दूर भेज देंगे, लेकिन ऐसा करने से पृथ्वी पर और भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। खैर इसके बाद फोल अपनी बेटे और बेटी को शहर से बाहर भेजने लगती है क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। यहाँ पर हमें डक को दिखाया जाता है जो फोल का हस्बैंड है और वो अपने बच्चों को डक के पास भेज रही थी। वो डक से ये भी कहती है कि उन लोगों को मिसाइल लॉन्च मत करने देना। फोल अपने प्लान को अंजाम देना चाहती थी, इसलिए वो डक से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि मुझे रायन की जरूरत है। डक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी फोर्स को भेजता है रायन को लाने के लिए। अगले ही पल रायन और उसका दोस्त दोनों ही इन लोगों के कस्टडी में थे। कुछ समय के बाद यहाँ पर फोल आती है और फोल को देख करके रायन बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों लगभग 10 सालों बाद मिल रहे थे। खैर इसके बाद फोल इन लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाती है। फोल कहती है कि वो चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ आकर्षित होती है, इसलिए हमारे जवानों ने कुछ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से हम उस चीज को मार सकते हैं, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रायन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन इसके बदले में मेरा बेटा वापस चाहिए। जिसके बाद फोल उसके बेटे को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाती है। जो रॉकेट आज से 10 साल पहले लॉन्च हुआ था उसी रॉकेट को आज ये लोग दोबारा लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि इनके पास और भी कोई भी रॉकेट नहीं बचा हुआ था। सभी रॉकेट को म्यूजियम में रखा गया था। खैर रॉकेट लॉन्च होने से पहले आर्मी के जवान अपने उस चीज को लेकर के आते हैं जिससे ये लोग उस चीज को मारने वाले हैं। यहाँ पर आर्मी के जवान इन लोगों को बताते हैं कि ये मिसाइल किस तरीके से लॉन्च होगा और उस एलियन वाली चीज के ऊपर कब हमला करना है। इसके बाद रायन प्लान बनाता है और किस तरीके से इन्हें सब कुछ करना है वो इन लोगों को बताता है। डक की हेल्प लेकर के फोल सनी को छुड़वा देती है और फिर रायन अपने बेटों को देख करके काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब सनी को पता चलता है कि उसके पिता दोबारा स्पेस में जा रहे हैं तो वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि आप तो नासा से नफरत करते थे, फिर आप उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो। उसी समय यहाँ पर भूकंप जैसा आने लगता है और धरती फटने लगती है। चंद्रमा का पोजीशन चेंज हो जाने की वजह से ये समस्या आ रही थी, इसलिए ये लोग फौरन रॉकेट को लॉन्च करने का फैसला करते हैं और इस बार फिर से 3 लोग स्पेस में जाते हैं। रायन, फोल और इनके साथ कैफी भी जाता है क्योंकि वो एक अच्छा वैज्ञानिक था, उसे चंद्रमा की पोजीशन के बारे में अच्छे से मालूम था। रायन जा करके आखिरी बार अपने बेटे से मिलता है। फोल अपने बेटे से कहती है कि अपने पिता के पास सही सलामत पहुंच जाना और उनके पास रहना। मैं इस काम को जल्द पूरा करके तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। इसके बाद ये लोग फौरन जा करके सूट को पहन लेते हैं और रॉकेट में बैठ जाते हैं और ठीक उसी समय ग्रेविटी कम होने की वजह से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और वो बड़ी बड़ी लहरें इनकी स्पेस सेंटर की तरफ आ रही थी। इसलिए ये लोग फौरन रॉकेट को 2 ही इंजन पर लॉन्च कर देते हैं और वो सही सलामत तेज गति से ऊपर की तरफ चली जाती है। अगले ही पल ये लोग सही सलामत स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब इनके पास जितना फ्यूल था उतने से ही चंद्रमा पर लैंड होने का फैसला करते हैं, लेकिन जब चंद्रमा इनके सामने हो और चंद्रमा
जैसे जैसे अपने ऑर्बिट से हट रही थी तो उनमें से बहुत सारे उल्कापिंड बाहर आ रहे थे। अब जो स्पेसशिप थी वो तो स्पेस में ही थी, लेकिन रायन जा करके उस लैंडर पर बैठता है जिसमें मिसाइल रखी गई थी और उसे लेकर के वो ठीक चंद्रमा की सतह पर जाता है जहाँ पर होल हुआ था। और जैसे ये लोग उस मिसाइल को लॉन्च करने वाले थे तभी वो चीज बाहर निकल के आती है और वो बाहर आने के बाद लैंडर के चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन रिमोट में इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद था और उसी वजह से वो चीज इनकी तरफ भागी आ रही थी। उसे फोड़ने के बाद अभी भी वो चीज रुकती नहीं है, वो इनकी स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रही थी और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि कैफी के पास उसका फोन था और उसका फोन ऑन था। रायन उसके फोन को बाहर निकालता है और उसके फोन को फौरन फोड़ देता है और जैसे ही वो फोन को फोड़ता है तो वो चीज इनकी स्पेसशिप को छोड़ करके वापस चली जाती है। बड़ी मुश्किलों से वो चीज बाहर आई थी, अब वो दोबारा होल के अंदर जा चुकी थी। रायन कहता है कि अब हमें स्पेसशिप को लेकर के उसके अंदर जाना होगा क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदा बचे तो ठीक है वरना उसे खत्म करने के बाद हम भी मारे जाएंगे। हालांकि रायन लैंडर को लेकर के अकेले ही उस होल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ये लोग उसे अकेले नहीं जाने देते हैं, ये लोग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग लैंडर को अपने स्पेसशिप से कनेक्ट करते हैं और उसमें बैठ जाने के बाद ये लोग लैंडर को लेकर के उस होल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते वक्त ये लोग सभी अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर देते हैं और जब ये लोग काफी अंदर पहुंच जाते हैं तो उसे ऑन कर देते हैं और जब ये लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो इन्हें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके बीच में एक व्हाइट कलर की रोशनी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो वो चीज इनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। अब वो चीज इनके पीछे पड़ जाती है और इन्हें खत्म करने लगती है। जैसे ही वो चीज इन्हें अपने अंदर खींचने वाली थी तो तभी एक रोशनी निकलती है और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर था वो इनके लैंडर को अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद वो बड़ी सी चीज स्ट्रक्चर के बाहर ही पड़ी रह जाती है। कुछ समय के बाद जब फोल को होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पर रायन नहीं था और इनका लैंडर भी पूरी तरीके से टूट चुका था, ये लोग वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन जब ये लोग अंदर देखते हैं तो यहाँ पर इन्हें बहुत बड़े बड़े स्पेसशिप दिखाई देते हैं। इनके सामने एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर ये लोग जाने लगते हैं। कोई तो था जो इन लोगों को काफी समय से गाइड कर रहा था। इसके बाद हमें रायन को दिखाया जाता है जो इसी स्ट्रक्चर के अंदर था। एक तेज रोशनी के साथ वो देखता है कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर सनी कहता है कि मैं मून का ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, मुझे इसलिए बनाया गया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि पृथ्वी कैसे बनी। आज से अरबों साल पहले हमारे पूर्वज ऐसे ही ग्रह पर रहा करते थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी, उनका विज्ञान बहुत आगे था। हमारे सारे कामों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आज AI कहते हैं, वही संभालते थे। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। सभी AI स्मार्ट तो थे लेकिन अब उन्हें किसी की गुलामी नहीं करनी थी। सभी नैनो टेक्नोलॉजी मिल करके अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे, इंसानों को मारने लगे, सभी ग्रह को तबाह करने लगे। हमारे पूर्वज ने छुपने की पूरी कोशिश की लेकिन छुप नहीं पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने गैलेक्सी में दूर एक ऐसे ग्रह का निर्माण किया जिसमें मानव जाति विकसित हो सकती थी, जिसके बाद उन्होंने अपने अंश को इस धरती पर निर्माण के लिए भेजा। लेकिन अब वो नैनो टेक्नोलॉजी भटकते हुए पृथ्वी की तरफ आ चुकी है। हम अपनी ग्रह और तुम्हारी पृथ्वी दोनों को बचाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रायन कहता है मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर उसके दोस्त लोग आ जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। ये लोग बाहर आकर के देखते हैं तो इनका जो लैंडर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। दरअसल जो लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर थे वे लोग इनकी हेल्प कर रहे थे। अब इन लोगों को किसी भी तरीके से उस नैनो टेक्नोलॉजी को मारना होगा और तभी ये लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अब जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो वो चीज इनके पीछे फिर से पड़ जाती है। जो लोग इनकी हेल्प कर रहे थे वे लोग भी इस AI के ऊपर हमला करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आ चुकी है और वो पृथ्वी पर क्रैश होने वाली है। हालांकि पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा बच जाएगा, लेकिन जिस हिस्से पर चंद्रमा गिरेगा वह हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और पूरी धरती बंजर बन जाएगी। इसलिए चंद्रमा को आगे आने से पहले ये लोग मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। लेकिन डक अपने मिसाइल को लॉन्च नहीं करता है, वो रुक जाता है। वो कहता है कि मेरी बीवी स्पेस में है, वो सब कुछ ठीक कर देगी, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन अब समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। बड़े बड़े उल्का पिंड धरती पर आकर के गिर रहे थे। थोड़ा सा भी समय बर्बाद हुआ तो धरती का आधा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। रायन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे उस मिसाइल को लेकर के उस नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जाना होगा और उसे ऑन करना होगा। मुझे पता है कि ऐसा करने से मेरी जान चली जाएगी, लेकिन किसी न किसी को कुर्बानी देनी होगी। यह सुनने के बाद कैफी फौरन चला जाता है उस मिसाइल वाले कंपार्टमेंट में और अपने आप को लॉक कर लेता है। और इसके बाद वो रायन से कहता है कि तुम्हारा तो परिवार है, मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे मरने या जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं अपने देश के लिए मरना पसंद करूंगा। इसके बाद वो मिसाइल वाला कंपार्टमेंट लैंडर से अलग हो जाता है और वो नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ नीचे गिरने लगता है। वो जैसे ही नीचे
की तरफ जाता है तो वो चीज आ करके उसे अपने अंदर खींच लेती है और इसके बाद कैफी मौका देख करके उस रिमोट के बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से एक बहुत तेज धमाका होता है और वो नैनो टेक्नोलॉजी मारी जाती है। इसके बाद रायन बिना फ्यूल को भी लैंडर को पृथ्वी तक नीचे लेकर आता है और इस तरीके से रायन और फोल दोनों की जान बच जाती है। लेकिन इस बार ये दोनों एक बार फिर से अपने दोस्त को खो देते हैं। खैर इसके बाद रेस्क्यू टीम आकर के इन्हें बचा लेती है और ये लोग जाकर के अपने फैमिली से मिलते हैं। हालांकि पृथ्वी पर तबाही तो आई थी, लेकिन इन लोगों ने पृथ्वी को खत्म होने से बचा लिया और ये इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।